Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. The topic which we discuss today is related to amphibian and their phylogenetic relationship. So आज जो है हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्लास के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़ेंगे, देन इसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड फर्दर हम देखेंगे कि इसकी जो आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसके कितने ऑर्डर्स हैं और नेक्स्ट ये किस तरह क्लासीफाई किया गया है और ये कैसे जो था हमारे पास जो एम्फीबियन क्लास थी ये कैसे ड्राइव हुई। सो फर्स्टली वो डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशंस। अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन के एतबार से ये एक क्लास है। जिस तरह हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये हमारे पास एक क्लास है जिसमें हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहली क्लास जो है वो फिशिस है, देन फिशिस से ये एवॉल्व हुए। एम्फीबियन जो है ये हमारे पास सेकंड क्लास है, सो दे ड्राइव फ्रॉम दे एवॉल्व फ्रॉम फिशिस। देन हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल के बाद बर्ड्स एंड बर्ड से देन मैमल। तो अगर देखा जाए तो इसको जो है सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे ग्रे, जिन्होंने 1825 में इस क्लास को नाम दिया था एम्फीबिया। तो इसका साइंटिफिक नेम भी एम्फीबिया ही है। तो किंगडम देखें तो किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि ये एनिमल्स हैं तो दे रिलेट टू द किंगडम एनिमेलिया। फाइलम दे आर ऑल हैव नोटोकार्ड सो डैट दे कॉल्ड कॉर्डेट्स। सिमिलरली हमारे पास इसका जो रैंक है वो क्लास है। सो फर्दर हम देख लें कि इसका जो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। सो एम्फीबियंस को देखते हैं, एम्फीबियंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि एम्फीबियन जो होते हैं ये स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स मीन के दे हैव एम्फीबियंस हैं, तो उसने हमें बताया कि एम्फीबियन जो है वो स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स मीन दे कंटेन नोटोकार्ड, दे कंटेन बैकबोन। ठीक है, तो इसी वजह से हम इन्हें कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। जिनको पानी की ज़रूरत होती है या फिर मॉइस्ट जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी स्किन जो है वो बहुत थिन होती है और इन्होंने जो भी रेस्पिरेशन करनी होती है वो अपनी स्किन के थ्रू ही करते हैं। तो इसलिए इन्हें या तो वाटर की ज़रूरत होगी, या तो ये वाटरी इन्वायरमेंट में रहेंगे, या फिर ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर सकेंगे। द स्पीशी इन दिस ग्रुप इंक्लूड फ्रॉग्स, टोड्स, स्लेमेंडर्स एंड न्यूट्स। ठीक है, ऑल कैन ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर वेरी थिन स्किन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी स्किन जो है वो बहुत थिन होती है और ये अपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और जो हमारे पास रेस्पिरेशन है वो भी इसी के थ्रू कर रहे होते हैं। देन अगर हम देखें तो एम्फीबियंस आल्सो हैव स्पेशल स्किन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल प्रोटीन्स। Amphibians typically start over a larva living in water, but some species have developed behavioral adaptation to bypass this. अब एक स्टेप में वो हमें बता रहे हैं कि एम्फीबियन जो है इनका जो मोस्टली लाइफ साइकिल है वो एग से स्टार्ट होता है। एग, देन लार्वा एंड देन अडल्ट। तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो मोस्टली एम्फीबियन जो स्पीशीज़ हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो एग से स्टार्ट होता है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो इस स्टेप को बाईपास करती हैं और डायरेक्टली वो या तो लार्वा स्टेज पे जो है एग से रिलीज आउट होती हैं, या फिर डायरेक्टली जो है वो अडल्ट बन जाती हैं। अब नेक्स्ट वो हमारे पास बोल रहे हैं कि इनका जो यंग जनरली अंडरगो मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम लार्वा विद गिल्स टू एन अडल्ट एयर ब्रीथिंग फ्रॉम विद लंग्स। इनकी जो एग और जो इनकी लार्वा स्टेज होती है वो टोटली वाटर डिपेंडेंट होती है। इसलिए जो हमारे पास लार्वाज होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं। देन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो गिल्स हैं वो लंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अडल्ट वन जो है उनके पास लंग्स होते हैं। देन आगे फर्दर हमारे पास आगे हैं उसके ऑर्डर्स। एम्फीबियंस की क्लासिफिकेशन फर्दर की गई तो उसके 3 मॉडर्न ऑर्डर्स हैं, जिनमें से नंबर 1 पे हमारे पास एनोरा, देन सेकेंड वन हमारे पास यूरोडेला एंड एपोडा। एनोरा में हमारे पास फ्रॉग्स और टोड्स हैं, यूरोडेला में हमारे पास स्लेमेंडर्स हैं एंड एपोडा में हमारे पास कैसेलियंस हैं। अब हम देखेंगे तो वो हमारे पास कहते हैं कि एम्फीबियन स्पीशीज़ जो नॉन एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं वो 8000 हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8000 है, जिनमें से 90% जो हैं वो फ्रॉग्स हैं। और जो स्मॉलेस्ट एम्फीबियन है वो भी एक फ्रॉग है। स्मॉलेस्ट एम्फीबियन भी एक फ्रॉग है जिसका साइज़ 7.7 मिलीमीटर है। लेकिन जो हमारे पास लार्जेस्ट एम्फीबियन है वो बेसिकली एक स्लेमेंडर है, साउथ चाइनीज़ जाइंट स्लेमेंडर, जिसका साइज़ हमारे पास 1.8 मीटर है। इसी तरह अगर हम फर्दर अगर एम्फीबियन क्लास को स्टडी करना चाहें, हायर स्टडी में अगर हम एम्फीबियंस को स्टडी करना चाहें
तो हमारे पास जो उसकी स्टडी है वो ब्रेटोकोलॉजी कहलाती है। देन नाउ वी डिस्कस अबाउट देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि इन ये कहाँ से इवॉल्व हुए और इनका रिलेशनशिप जो इनकी फाइलोजेनी है वो कहाँ पे मैच कर रही होती है। तो इनके जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस जो इवॉल्व हुए थे वो डिवोनियंस पीरियड्स पे स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ये अब एम्फीबियंस जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास फिशेस से इवॉल्व हुए। तो कौन सी फिशेस से इवॉल्व हुई? फिशेस की वो टाइप्स थी जो बोनी फिशेस थे। बोनी फिशेस थे, उनके फिन्स जो थे उनके अंदर भी बोन्स थी, तो उन्होंने वाटर से ड्राई लैंड की तरफ मूव किया और वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकते थे, वो वापस जो है वाटर में आ जाते थे। इस तरह एम्फीबियन जो है वो हमारे पास वाटर में भी रह सकते हैं और ड्राई लैंड पे भी रह सकते हैं, लेकिन इन्हें मॉइस्ट ड्राई लैंड की ज़रूरत है। अगर ये बिल्कुल ड्राई लैंड पे रहेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास वो फिशेस जो वाटर पे थी और बाद में उन्होंने जो है वो ड्राई लैंड पे वो गई, तो उसी उधर से हमारे पास जो हैं ये एवॉल्व हुए। लेटर जो है फिर उसके बाद इसके एम्फीबियन से हमारे पास रेप्टाइल्स जो थे वो एवॉल्व हुए। देन रेप्टाइल से बर्ड्स एवॉल्व हुए और बर्ड से आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास मैमल्स जो थे वो एवॉल्व हुए। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर हैं दीज आर द एम्फीबियंस। अगर हम इनकी फाइलोजेनेटिक देखें तो दीज आर द टेट्रापोड्स, ओके। तो ये फिशेस से जो था नेक्स्ट, ये हमारे पास नंबर फर्स्ट पे आपको फिशेस शो हो रही होंगी और फिशेस से आगे नेक्स्ट जो हैं दीज आर इवॉल्व फ्रॉम फिशेस। यहाँ पे फर्दर जो है वो डिवीजन है हमारे पास, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास एम्फीबियन है, एम्फीबियन के आगे 3 ऑर्डर्स हैं और उन ऑर्डर्स में से जो एनोरा है जिसके अंदर फ्रॉग और टोड्स हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 90% जो है वो उसके अंदर फ्रॉग्स हैं, सो उसकी आगे फर्दर डिवीजन है। सो हेयर वी डिस्कस अबाउट द एनोरा। हम अब देखते हैं कि जो ऑर्डर एनोरा है उसके अंदर जो एनिमल्स उन्होंने रखे हुए थे, जो हमारे पास फ्रॉग एंड टॉड्स हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि कंप्राइजेज द फ्रॉग्स एंड टॉड्स। तो यूजुअली जो इनके करेक्टरिस्टिक्स तो वो बता रहा है कि हमारे पास जो यूजुअली इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो हाइंड लिम्स होती हैं वो लॉन्ग होती है, जो इनकी पीछे वाली टांगें हैं वो बड़ी होंगी, लेकिन जो इनके फोर लिम्स होंगे वो शॉर्ट होंगे और इनके जो टोज़ होंगे वो वेब्ड होंगे, डक की तरह इनके जो टोज़ होंगे वो वेब्ड होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नो टेल, तो नो टेल जो है वो अडल्ट में टेल नहीं होती, अलबत्ता इसका जो फ्रॉग है इसके जो लार्वर स्टेज है वहाँ पे इसकी टेल होगी। लार्ज डाई होंगी, ग्लैंडुलर मॉइस्ट स्किन होगी, डिफरेंट ग्लैंड्स होंगे स्किन के अंदर। देन मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर विद स्मूथ स्किन आर commonly referred to as frogs, while those with warty skins are known as toads. The difference is not a formal one taxonomically, and there are numerous exceptions to this rule. ठीक है। Then the second order है हमारे पास क्यूडेटा है हमारे पास। इस ऑर्डर में वो कहता है कि ये बेसिकली कंसिस्ट होता है स्लेमेंडर्स पर। अब आपको स्लेमेंडर की डायग्राम शो हो रही है, तो स्लेमेंडर जो है आपको ये लिजर्ड की तरह का नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं इसकी जो इसके क्लाज हैं, इसके टोज़ नहीं हैं, इसके क्लाज हैं, पंजे हैं इसके, और इसकी जो स्किन है वो स्केली होगी। और जो अगर आप इसकी टेल्स की टेल को देखें तो इसकी टेल जो है वो थोड़ी सी फ्लैटन है, जो कि इसको स्विम करने के लिए हेल्प कर रही होती है। और यहीं पे वो सब कुछ लिखा हुआ है कि दे आर नो क्लोजली रिलेटेड टू लिजर्ड्स, देन दे आर टू मैमल्स, स्लेमेंडर लेग क्लॉज, इनके क्लॉज नहीं होते, ठीक है। सो हैव स्केल फ्री स्किन एंड देन इधर स्मूथ और कवर्ड बीड्स, ट्यूबर सेल्स, टेल्स दैट आर यूजुअली फ्लैटन्ड फ्रॉम साइड टू साइड एंड ऑफन फिन। आपको इसके ऊपर फिन नज़र आ रहा होगा जो कि इसको स्विमिंग के तौर पर के लिए हेल्प कर रहा होता है। देन हमारे पास एपोडा आ जाता है। एपोडा जो है ये आपको स्नेक लाइक शो हो रहा होगा, वर्म लाइक शो हो रहा होगा, और इनके क्लास जो हैं वो नहीं होते, ठीक है। तो दे आर क्लॉलेस। अगर हम इनकी जो ट्रांसफर्स फोल्ड्स होते हैं और ये अपनी फोल्डिंग के थ्रू ही, जिस तरह एक स्नेक जो है वो मूव करता है, इसी तरह ही हमारे पास ये जो है वो मूव कर रहे होते हैं। So it has also a pair of short tentacles near to eyes that can be extended and which have tentacles and olfactory functions, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्केलेटन सिस्टम एंड लोकोमोशन। अब हम देखते हैं कि जो एम्फीबियन सिस्टम किस तरह का है और इनकी लोकोमोशन किस तरह की है। पीछे तो हमने 3 ऑर्डर्स पढ़ लिए और हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से मूव कर रहे हैं।
नाउ हम एक जनरल व्यू लेते हैं कि एम्फीबियंस हैव अ स्केलेटल सिस्टम दैट इज स्ट्रक्चरली होमोलोगस टू अदर टेट्रापोड्स. They all have four limbs except from the legless Caucasians and few species of salamander. The bones are hollow and lightweight. इनकी बोन जो होते हैं वो hollow होती हैं और hollow होने की वजह से वो उनका जो weight है वो भी light होगा. The muscular skeleton system is strong to enable to the support the head and body. The bones are fully ossified and the vertebrae interlock with each other by means of overlapping process. The pectoral girdle is supported by muscle. The well-developed pelvic girdle is attached to the backbone by a pair of scrotal ribs. So आगे फर्दर हम डायग्राम में देखते हैं. ये हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास आप एक फ्रॉग की डायग्राम है जहाँ पे आपको इसका स्केलेटल सिस्टम जो है वो प्योरली देखा जा सकता है कि सबसे पहले हमारे पास हेड है, देन हमारे पास उसके जो रिब्स हैं, देन उसकी जो बैकबोन है, और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इसके जो हाइंड लिम्स हैं वो कितने बड़े हैं, लार्ज हैं, और इसके जो फोर लिम्स हैं वो शॉर्ट हैं, और इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम देखते हैं कि इनकी जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड की सर्कुलेशन, आया कि इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, किस तरह का सिस्टम जो है इनके अंदर वर्क कर रहा होता है. तो वो कहते हैं कि एम्फीबियन जो हैं ये जुविनल स्टेज पे होते हैं एंड एडल्ट स्टेज आर द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द टू आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, जुविनल स्टेज पे और एडल्ट स्टेज पे इन दोनों स्टेजेस पे इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है. इन द जुविलाइन स्टेज द सर्कुलेशन इज सिमिलर टू डैट ऑफ अ फिश. इनकी अगर ये जुविलाइन स्टेज पे होते हैं यानी टैडपोल की स्टेज पे होते हैं, लार्वा स्टेज पे होते हैं, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो टोटली उस तरह का होता है जिस तरह का हमारे पास फ़िश का होता है, क्योंकि इनके पास गिल्स होते हैं उस टाइम पे. इनका टोटली लिविंग एनवायरनमेंट जो होता है वो वाटर का होता है. लेकिन यूँ ही वो अडल्ट होते हैं तो इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है. ठीक है, द 2 chamber heart pump the blood through the gills which is where it is oxygenated and is spread around the body and back to the heart in a single loop. और अडल्ट स्टेज पे अगर देखें तो इनके पास जैसा कि हमने बताया था कि अडल्ट स्टेज पे जो इनके गिल्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो है वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दे हैव अ हार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेंट्रिकल एंड 2 आर्टरियास, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है इनके पास. यहाँ पे आप जो है इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक अडल्ट का है. आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ऊपर लंग्स हैं, स्किन कैपिलरीज हैं, देन हमारे पास एट्रियम हैं, हमारे पास 2 एट्रियम्स हैं लेफ़्ट एंड राइट, एंड हमारे पास एक वेंट्रिकल है, 2 एट्रियम्स हैं. सो व्हेन द ventricle start construction, deoxygenated blood is pumped through the pulmonary artery to the lungs and that contain the construction then pump oxygenated blood around the rest of the body. तो mixing of the two blood separate is minimized by the anatomy of the chambers. अगर आप इसकी anatomy देखें तो इसके थ्रू जो blood है वो oxygenated और deoxygenated वो एक दूसरे से distinguish है, divide है. उसकी anatomy ही इस तरह की है कि वो दोनों जो हैं आपस में नहीं मिल सकते. नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि इनकी स्किन जो है वो बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं और ये उसी के थ्रू जो है वो रेस्पिरेट कर रही होती है. दे आल्सो रेस्पिरेट थ्रू देयर नोस्ट्रल बट एज वेल दे एक्सचेंज द गैसेज विद देयर स्किन. तो द लंग इन एम्फीबियंस आर प्रिमिटिव कंपेयर टू दोज ऑफ एमनियंस, पोजेसिव फ्यू इंटरनल सेप्टास एंड लार्ज एल्वियोलाई, consequently having a comparatively slow diffusion rate from oxygen entering the blood. Okay, तो इनमें से जो most amphibians हैं they are also able to exchange gases with the water or air via their skin to enable sufficient cutaneous respirations. तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी जो स्किन है वो भी मॉइस्ट रहे. इसके लिए ही इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो इसकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं. अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन को देखें तो हमारे पास इसकी रिप्रोडक्शन हमारे पास इस लाइफ साइकिल के थ्रू जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन होगी कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आपको एक साइड पे आपको वेरी राइट साइड पे आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाई जा रही हैं फ्रॉग की डेवलपमेंट की, और लाइफ साइकिल जो है वो वेरी लेफ़्ट साइड पे दिखाया जा रहा है कि आपके पास एग है, एग के बाद हमारे पास जो है वो लार्वा निकलता है, और ये लार्वा जब तक इसकी टेल है तब तक इसने जो है वो वाटर के अंदर रहना है, यानी वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर ये सर्वाइव करता है. और उसके बाद इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हो जाता है और ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है.
इस दौरान इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपको नीचे राइट कॉर्नर पे शो हो रही होती हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यह एग्स हैं, एग के बाद हमारे पास डिफरेंट लार्वा स्टेज हैं, लार्वा स्टेज के बाद भी जो है हमारे पास अडल्ट जो है उसकी डेवलपमेंट होते 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 जो है वो फिर एक कंप्लीट अडल्ट में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास इसकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। मेल और फीमेल जो हैं वो स्पॉन कर रहे होते हैं पानी के अंदर। मेल जो है वो स्पर्म रिलीज़ करता है और फीमेल जो है वो एग रिलीज़ करती है, और इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो वाटर के अंदर होती है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती हैं। देन अगर हम इसकी फीडिंग और डाइट की बात करें तो विद अ फ्यू एक्सेप्शंस अडल्ट एम्फीबियंस आर प्रीडेटर्स, दे आर प्रीडेटर्स, ठीक है, ये हंट करते हैं। सो फीडिंग बोर्ड्स virtually anything that moved that they can swallow, हर चीज़ जो मूव कर रही है और हर चीज़ जो ये निगल सकते हैं वो इनके लिए इनका खाना है। The diet mostly consists of small prey that do not move too fast such as beetles, caterpillars, earthworm and spiders। अब अगर हम देखें कि हमारे पास फ्रॉग्स जो हैं तो ये बटरफ्लाई पे बीट कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट हत्ता कि यहाँ तक जो लार्ज बिगेस्ट फ्रॉग होते हैं वो स्मॉल बर्ड्स पे भी फीड कर रहे होते हैं। सो फ्रॉग मोस्टली सिलेक्टेड बाय साइड्स इवन इन कंडीशन ऑफ डिम लाइट, ठीक है। ये इनकी जो फूड को मोस्टली सिलेक्ट करते हैं ना वो अपनी साइड से कर रहे होते हैं, डिम लाइट में भी इनको ठीक नज़र आ रहा होता है। तो मूवमेंट ऑफ द प्रे ट्रिगर्स द फीडिंग रिस्पॉन्स, जैसे ही कोई प्रे जो है वो इनके आगे मूव करेगा तो इनका जो प्रीडेटरी बिहेवियर है वो ट्रिगर हो जाएगा और इनको जो है अपने प्रे का पता लग जाएगा। सो फ्रॉग्स हैव बीन कॉट्स ऑन फिशेस हुक्स baited with red funnel and green frogs, toads, salamanders and caecilians also use smell to detect prey। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो तीनों ऑर्डर्स थे उनकी फीडिंग दिखाई गई है आपको, फ्रॉग की, देन हमारे पास सलेमेंडर है और ये हमारे पास टोड है। So thank you so much, hit the bell icon and please subscribe the channel for more educational and informational lectures. Thank you so much.